टेट संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत वर्णमाला में आगे पढ़ेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व, दूसरा है आपका दीर्घ और तीसरा है आपका प्लुत। ठीक, ह्रस्व को एक मात्रिक कहा जाता है, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक। मात्रा क्या है? मात्रा है उच्चारण का, यानी जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं मात्रा। अब ह्रस्व यानी एक मात्रिक, जब एक मात्रा का समय लगे तो उसे बोलेंगे एक मात्रिक। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम कमल। अब दीर्घ यानी कि द्विमात्रिक, यानी ह्रस्व से दुगना समय लगे तो उसे बोलेंगे हम द्विमात्रिक। जैसे मैंने गो लिखा, गो यहाँ पे ओ की मात्रा दीर्घ है और पा में अगर आ की मात्रा लगती है तो हो गया गोपा, यानी कि उदाहरण हुआ आपका द्विमात्रिक। प्लुत को कहा जाता है त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक के लिए हिंदी के अंक का 3 जो लिखना होता है उसको हम त्रिमात्रिक के द्वारा पहचानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओ नो। अब देखा जाए तो ये इसका उदाहरण हुआ द्विमात्रिक का, क्योंकि ओ में आपकी दीर्घ है और माँ में आपका ह्रस्व है। ठीक है, लेकिन इसको त्रिमात्रिक बनाने के लिए मुझे हिंदी का जो अंक होता है 3, इसको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाया मैंने इसे यहाँ पर? क्योंकि जो मुझे दीर्घ से दुगना समय जिसे देना है वो ओ को देना है। अगर मैं इसे साधारण रूप में यदि बोलती ओम, तो ये उदाहरण हो जाता आपका दीर्घ का और साथ में ह्रस्व के माँ भी आ जाता। लेकिन अगर जब मैंने ओ के बाद यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसका उदाहरण हुआ ये प्लुत का, यानी कि ओ, यानी मैंने दुगने से ज्यादा समय लगाया, तो यहाँ पे उदाहरण हुआ ये किसका? त्रिमात्रिक का। जो हिंदी का अंक 3 होता है वो इसी प्लुत यानी त्रिमात्रिक में इसका प्रयोग करते हैं। या किसी को पुकारने में, जैसे कि मैं किसी को आवाज दूं राधा, अब यहाँ पे धा यानी आ पे जो मात्रा लगी है वहां पर दुगना समय दिया गया है, ठीक है ना, दीर्घ से ज्यादा, तो धा के आगे हम 3 का अंक बना देंगे। यानी जिस वर्ण को ज्यादा देर तक बोला जाए तो उस वर्ण के आगे हम किसका चिन्ह लगा देंगे? 3 अंक लिखकर त्रिमात्रिक का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के हो, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब अगला है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो भी 3 प्रकार का है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पहला है आपका उदात्त, दूसरा है आपका अनुदात्त और तीसरा है आपका स्वरित। ठीक, प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और मात्रा के आधार पर 3, वो भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उदात्त में यानी कि उदात्त स्वर का जहाँ पे स्वरों का उच्चारण कैसा हो? ऊंचे स्वर में हो। स्वरों का उच्चारण जब ऊंचे स्वर में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उदात्त। और इसी प्रकार इसके ठीक विपरीत उदात्त स्वरों का उच्चारण जब किस में हो? निम्न स्वर में हो, यानी कि नीचे से, तो उसे बोलेंगे हम आपका अनुदात्त। स्वरित में क्या होगा? स्वरों का उच्चारण उदात्त से प्रारंभ, यानी कि ऊंचे से, उदात्त से शुरू होगा और जो समाप्त होगा वो किस पर होगा? आपका अनुदात्त पर। ये उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित उच्चारण के आधार पे जो 3 भाग है, ये संगीत में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन है तो ये स्वरों का एक भाग ही। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भाग हैं, तो उत्तर होगा हमारा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसके आगे देखते हैं।
उसके आगे पढ़ेंगे अयोगवहा। अयोगवहा संस्कृत में अयोगवहा कितने हैं? उत्तर होगा आपका 4। कैसे? देखिए, पहला है आपका अनुस्वार, दूसरा है आपका विसर्ग, तीसरा है जीवा मूलीय, और चौथा और अंतिम है आपका उपदमानीय। अनुस्वार वही जो शिरो रेखा के ऊपर लगता है शब्द के अंत में, और दूसरा विसर्ग, और इसकी ध्वनि जो है अनुस्वार की म हलंत के साथ म में आती है। विसर्ग यानी कि 2 बिंदु जो शब्द के अंत में, स्वर के अंत में लगते हैं, इसकी ध्वनि आती अर्धहा में। फिर है जीवा मूलीय। जीवा मूलीय का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, इसे अर्ध विसर्ग कहते हैं। जब क और खा से पहले इसका प्रयोग किया जाता है तो इसे बोलते हैं जीवा मूलीय। और उपदमानीय में भी ठीक इसी प्रकार से चिन्ह लगेगा, लेकिन ये किन वर्णों से पहले लगेगा? पा और फा से पहले। जो का खा से पहले लगेगा इसे बोलेंगे अर्ध विसर्ग, और जो पा फा से पहले लगेगा उसे बोलेंगे विसर्गनाद। ठीक, तो अयोगवहा आपके संख्या में 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूलीय, उपदमानीय। जो अनुस्वार एक बिंदी रूप में प्रयोग किया जाता है, माँ में इसकी ध्वनि होती है। विसर्ग अर्धहा में 2 बिंदुओं के रूप में। जीवा मूलीय का खा से पहले जो इस प्रकार जो विसर्ग लगाए जाते हैं, इसका रूप परिवर्तित होता है। ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता था, अब तो नहीं है। और उपदमानीय में का, पा और फा से पहले जो विसर्ग लगेंगे उन्हें बोलेंगे विसर्गनाद। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में अयोगवहा जो होते हैं आपके 4 होते हैं। अयोगवहा का अर्थ है जिनका योग ना होने पर भी, जिनका योग ना होने पे अर्थ का वहन किया जाए, वो कहे जाते हैं अयोगवहा। ना स्वरों से इनका संबंध होता है, ना व्यंजनों से। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन के लिए कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। जैसा कि हिंदी में आप देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या वहाँ पे 4 दे रखी है, लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संख्या हम 4, 5, 6, 2 या 3 कुछ कहें तो संस्कृत व्यंजनों की संख्या नहीं होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या नहीं होती है। और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? 2 विपरीत व्यंजनों की, जैसे क, धन, श, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका श। इसी प्रकार से यदि मैं उसकी बात करूं त्रा की, त, धन, र, तो क्या बन जाएगा? त्रा। और ज, धन, इया, तो क्या बन जाएगा आपका? जिया। जिया बोलते हैं इसको, उच्चारण इसका जिया होता है, लेकिन कुछ लोग इसका उच्चारण ज्ञा के रूप में करते हैं, जो ये इस प्रकार से, जो संस्कृत वर्णमाला में अशुद्ध माना जाता है, जिया बोलते हैं इसे, जिया। ठीक है ना, जैसे जियानी ने विज्ञान बोलते हैं उच्चारण, लेकिन विज्ञान का बोल के इसे बोले विज्ञान। ठीक है, फिर इसी प्रकार से श, धन, र, तो बन जाएगा आपका श्र। क्लियर? अब इसी के बाद अभी संयुक्त व्यंजन वो संयुक्त व्यंजन है जो कि हिंदी में आप देखते हैं। इस ऐसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या और भी बहुत है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प, धन, र, तो हो जाएगा प्र, और इसी प्रकार क, धन, त, तो हो जाएगा क्व। ठीक है, तो इसी प्रकार से और बनाऊं द, धन, व, तो द्व। ठीक, और ऐसे बहुत सारे आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 विपरीत व्यंजनों के मेल से बनते हैं, तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न बहुत आते हैं, इनका सही सीक्वेंस दे रखा होता है, और आपको और 3 अशुद्ध दे रखे थे, आपको सही जो आंसर उत्तर होता है उसको आपको पहचानना होता है। याद रखना, जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा अर्ध होता है, यानी कि अर्ध मात्रा, यानी का। तो इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, एक सिंबल ऐसा, एक ऐसा, यानी ये आधा और ये पूरा। और कभी कभी इसको इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, जैसे क, धन, श, धन, आ। तो ये भी वही चीज है जो यहाँ लिखी है। यहाँ पर इसको, ये वाले षटकोण वाले शा को इसमें से स्वर अलग कर दिया गया है, और यहाँ पर इसमें इसके साथ है,
तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में से कोई भी आए उत्तर यही माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पहला वाला वर्ण आधा होता है, दूसरा वाला स्वर के साथ होता है संयुक्त व्यंजन में। जितने भी संयुक्त व्यंजन बनेंगे इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे बनेंगे। जैसे मैं अगर ग्ल बोलूँ तो यानी कि आप इसको भी देखेंगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और फिर ये जो बुध आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से, तो ये भी कैसे बनेगा आपका ये। और सबसे अच्छी बात क्या है संयुक्त व्यंजन में, जो अक्षर आधा होता है यानी कि जो अर्धमात्रा लिए होता है वो तो आपको बड़े रूप में दिखाई देगा, और जो अपने पूर्ण स्वर लिए होता है वो उसके साथ छोटा सा छिपा हुआ होता है। देखिए जैसे द्व है, ठीक है ना, प्र है, पर रा इसमें व्यंजन पूर्ण रूप में है, प यहाँ पे अर्धमात्रा के रूप में है, लेकिन वो लिखा ऐसे जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो छोटा रूप है वो अपने आप में पूरा अपना स्वर लिए हुए है, और जो बड़े आकार में दिखाई दे रहा है वो अर्ध है, ठीक है। धन्यवाद।